अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की ख्वाहिश और धमकियां साथ साथ चल रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला भी किया है। ट्रंप ने नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो को हिदायत की है कि ईरान के साथ सिफारती राब्ते और बातचीत जारी रखी जाए। तज्ज़ाकारों के मुताबिक यह हिदायत इस बात की अलामत है कि अमरीकी इंतजामिया फौजी दबाव और सिफारतकारी दोनों रास्तों को बेयक वक्त इस्तेमाल करने की हिकमत अमली पर अमल कर रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिस ममालिक की सिफारती कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरात ईरान पहुंच चुके हैं। जराए का यह भी कहना है कि यह बातचीत अमरीका के साथ राब्ते और हम आहंगी में की जा रही है। कतरी मुज़ाकरात कारों ने ईरानी हुकाम से जिन अमूर पर गुफ्तगू की है, इनमें आबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी से मुतालिक जो तनाज़ा है वो भी शामिल है, जिसको बुनियाद बनाकर अमरीका ने ईरान पर हालिया हमले किए थे। जबकि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची भी अमान के दारुल-हुकूमत मस्कत पहुंचे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस दौरे के दौरान आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। एक अमरीकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते ही मुतवक्के है, जिसके मुमकिना तौर पर स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मौजूदा सिफारती कोशिशें कामयाब रहीं तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का जो नया मरहला है वो आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर हम आमादा हैं, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान नाफिज जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। उनका मजीद कहना था कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की थी, जिसे अमरीका ने अब कबूल कर लिया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अगर ईरान की जानिब से उन्हें कत्ल करने की कोई कोशिश की गई तो वो पहले ही आला हुकाम और फौज को सख्त तरीन रद्द अमल देने की हिदायत दे चुके हैं। ईरान पर ऐसी बमबारी की जाएगी जो उसने अपनी तारीख में कभी ना देखी होगी। उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। जबकि गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम का यह भी दावा है कि अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने धमकी दी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने का ऐलान अवामी सतह पर ना किया तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। अमरीका ने इसके अलावा ईरान पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारों को ब्लैक लिस्ट किया है। इसराइल का भी यह कहना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसराइली वजीर दिफा का यह कहना था कि अगर खतरा दोबारा पैदा हुए तो इसराइल ईरान पर हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि दबाव या फौजी कार्रवाइयों के दौरान मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपने वालिद शहीद सैयद आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान किया। उन्होंने एक तहरीरी बयान में कहा है कि सुप्रीम लीडर के कत्ल के जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जबकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की सालिसी की कोशिशों के तहत कतरी हुकाम का दौरा ईरान कबूल किया गया था। इसके साथ साथ आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की कब्र की तस्वीर और वीडियो भी जो है वो मंजर आम पर आई हैं, उन्हें जारी किया गया है। अब ईरान और अमरीका के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान के साबिक सफीर ज़मीर अकरम साहब मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। ज़मीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर अकरम साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ धमकियां भी चल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, तो आपको लगता है कि अब ये धमकियां, झड़पें और मुज़ाकरात जो है वो अमरीका और ईरान के दरमियान ये साथ साथ ही चलेंगे और ये नया नॉर्मल यही है? हाँ, इट सीम्स लाइक ये न्यू नॉर्मल ही है, क्योंकि उनके दोनों तरफ एक जो है ना मसला उन दोनों साइड पे ये है कि उनके अपने अपने साइड पे हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड लाइन फैक्शंस हैं, तो उनकी वजह से कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं, फिर उसका जवाब दिया जाता है एक तरफ से या दूसरी तरफ से। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि दोनों ममालिक के लिए मुज़ाकरात को जारी रखना बहुत अहम है और दोनों हरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि कोई इसमें से समझौता निकले।
तो मेरे अपना ये ख्याल है कि ये इस किस्म की झड़पें होती रहेंगी, लेकिन मुज़ाकरात को मुंतकिल या मुज़ाकरात को डिरेल नहीं किया जाएगा और वो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। अच्छा जमीर अकरम साहब, इसमें डील मेकर या डील ब्रेकर इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का मामला लग रहा है। अमेरिका पहले की तरह की सूरत हाल चाहता है, ईरान ये स्ट्रेटेजिक एसेट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ये मामला आपको दोनों के दरमियान कोई हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सारे जो मसाइल हैं इन मुज़ाकरात में, जो जितने मुद्दे हैं इस मुज़ाकरात में, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं इन अ सेंस। तो जैसे मैं आपके प्रोग्राम में शायद मैंने पिछली बार तो यही कहा था कि everything will have to be settled, you know, और दूसरा नेगोशिएशन में कहते हैं कि nothing is settled until everything is settled। तो इसका भी एक हल निकलेगा, अपना हुर्मुज़ के बारे में भी हल निकलेगा, लेकिन दूसरी चीज जो है उनको भी हल करना होगा साथ साथ। तो वो एक पैकेज डील मेरा ख्याल है निकलेगी इन मुज़ाकरात में से। तो जो ईरान का तो ये ऑब्वियसली एक ट्रम्प कार्ड है अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल, तो वो उसको इस्तेमाल करता रहेगा टू गेट द मैक्सिमम लेवरेज आउट ऑफ दिस नेगोशिएशंस। सो अब देखना ये है कि वो इसको किस हद तक इस एडवांटेज को प्रेस करेगा ईरान की तरफ से, ये कितनी सख्ती से ये इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा, या वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि सारी मुज़ाकरात हैं जो हैं वो इस मुद्दे पर कोलैप्स कर जाएं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका भी उसकी जवाबी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन वो मुज़ाकरात से हटेगा नहीं। तो आई थिंक अभी जैसे ऐलान किया था पिछले दिन कि ओमान में मुज़ाकरात फिर से जारी होंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान दिया है कि वो MOU को अवॉइड करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हैं कि ये जो छोटे मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जाए, MOU के बेसिस पर आगे बढ़ा जाए, मुज़ाकरात को आगे लेके जाया जाए। चीन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो यही फीडबैक है और यही प्रेशर है कि ये मुज़ाकरात को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि देखें आलमी मंडी में भी तेल की कीमत फिर बढ़ गई है, और इस पर जैसे हमारे पाकिस्तान में भी इसका असर हुआ है, दूसरे ममालिक में भी होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर है कि ये मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। ज़मीर अकरम साहब, आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन जो है वो मुमकिन होगी, ख़ास तौर पर जो है वो गल्फ के अंदर जिस तरह से जंग से पहले हालात थे, क्या तवक्को रखनी चाहिए कि ये हालात वहाँ पर जो है वो वापस उस तरफ जो है वो जा सकते हैं? देखिए, जो हालात इस जंग से पहले थी वो हालात फिर नहीं आएंगे, क्योंकि जो इलाके में जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है और इस जंग की वजह से तब्दील हो चुकी है। उसमें उसकी कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो अस्करी ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया अमेरिका और इजराइल के तरफ से ईरान के खिलाफ, वो नाकाम हो गया। और ये सही है कि ईरान में काफ़ी तबाही हुई है, लेकिन ईरान ने उसको सस्टेन कर चुका है, और ईरान में जो लीडरशिप नई आई है वो इस मुद्दे पर वो कायम है कि वो अपनी रेवोल्यूशन और उनके जो पॉलिसीज हैं वो उनको परसू करते रहेंगे। यस, ईरान को आमादा किया गया है कि जी आप अपने हुर्मुज़ को खोलें, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि इसके लिए हमें फीस पे करनी चाहिए, कोई कंट्रोल होना चाहिए। इस पर उन्होंने ओमान को भी के साथ भी मुज़ाकरात किए। ओमान ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि अपने हुर्मुज़ पे उनका भी कुछ हक बनता है। सो ये मसला एक नया मसला बन गया है, और इस मसले को अभी हल करने की जरूरत है। ये मसला इस जंग से पहले नहीं था,
लेकिन इस जंग की वजह से ये अब नए हरमुज का मसला एक नया मसला आ चुका है, और ये अभी तब्दील नहीं हो सकता। इसको हम खित्ते में जो ममालिक हैं उनको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और इस चीज को हल करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी गारंटीज या सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका प्रोवाइड करता था अपने पार्टनर्स को जीसीसी में, उस पर बहुत बड़ा एक सवाली निशान आ गया है कि ये अमेरिका आगे चल के इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेगा कि नहीं, और कितनी रिलायबल होगी। तो आई थिंक इसकी वजह से ये जो जीसीसी के ममालिक हैं गल्फ में, इनको रीथिंक करना पड़ रहा है कि हमारे उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे होने चाहिए और उनके ताल्लुकात खास तौर पर ईरान के साथ कैसे होने चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस जंग के बाद ईरान और कुछ, अगर सब नहीं तो कुछ ममालिक जो खलीज में हैं, इनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात हैं और होने चाहिए बेहतर। क्योंकि असल में मसला अभी जो है वो ईरान की तरफ से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। असल में सिक्योरिटी थ्रेट तो इन सबको इजराइल के तरफ से है, और जो वो ग्रेटर इजराइल परस्यू कर रहा है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ से है। तो आई थिंक ये रीथिंकिंग और रिकैलिब्रेशन वहां पर खलीज के ममालिक में हो रही है। ठीक है। अच्छा ज़मीर अकरम साहब, इस सारे मामले में एस्केलेशन में हमने इसराइल की तरफ से बड़े जारहाना बयानात देखे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका अब फिर, जिनके पहले से हवाले से पहले बात होती थी कि उनमें दूरियां हो गई हैं, वो फिर एक दूसरे के जो है वो करीब आ गए हैं। आपको भी जो है वो क्या ऐसा ही लग रहा है, और फिर इस हालिया एस्केलेशन में इसराइल के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात जारी रहेंगे, खराब नहीं होंगे। उनके बड़े स्ट्रक्चरली डीप रूटेड रिलेशनशिप है दोनों ममालिक की। इजराइल की लॉबी जो है अमेरिका में वो बहुत ही मजबूत है, वो कायम है। हाँ, ये है कि कुछ जूइश कम्युनिटी के, जो लिबरल जूइश कम्युनिटी है, उसमें इजराइल ने जो कुछ किया गाजा में, और ये जो जंग बिला वजह अमेरिका पर मुसल्लत की, इसकी मुखालिफत है, और उसका हम नतीजा देख रहे हैं। आपने न्यूयॉर्क के इलेक्शंस में देखा, क्योंकि न्यूयॉर्क इज अ हाईली जूइश लिबरल जूइश सिटी। तो वहां पर आप देखें कि वो इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स निकले हैं, तो लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में इजराइल की लॉबी के बड़े स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स हैं और ग्रिप है, और इसकी वजह से ये ताल्लुकात जो हैं ये चलते रहेंगे, और अमेरिका इजराइल की सालिमियत के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेगा। ये हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर इजराइल कोई ऐसी चीजें करे जैसे वो कर रहा है लेबनान में, जो उसने किया, या दूसरी तरीके से ये MOU को डिरेल करने के लिए कोशिश, उसकी सदर ट्रंप के तरफ से मुखालफत होगी, और उसको प्रेशर भी होगा इजरायली लीडरशिप पे कि इस किस्म की चीजें वो ना करें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अमेरिका और इजराइल की, ये तो चलती रहेगी, और यही वजह से, इसी वजह से हमारे जो भाई हैं खलीजी ममालिक में और अरब दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, हमें सोचना चाहिए कि जी ये जो रिलेशनशिप है इजराइल और अमेरिका की, इसका क्या असर होगा आगे चल के मुस्लिम ममालिक पे, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक पे। राइट, बहुत शुक्रिया। ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा कहाँ खड़ा है? झड़पें, धमकियाँ और मुज़ाकरात, क्या ये सब चीज़ें अब इकट्ठी चलेंगी? और जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल में, उस पर बात होगी इस सेगमेंट में भी। और मंसूर जाफ़र साहब जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूर जाफ़र साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं, सालिस्कार जो है वो एंगेज्ड हैं दोनों इतराफ से, आपको लगता है कि तवक्को रखनी चाहिए कि बातचीत का जो अमल है वो फिर से ट्रैक पर आ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन दोनों फरीक जो हैं उनके पास कोई ऐसा तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने जो मसल्स हैं वो फ्लेक्स करके देख लिए। ईरान ने भी अपने जो भी तवानाइयाँ हैं या ना तवानाइयाँ हैं उसका हाल देख लिया है। अमेरिका जितनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी इसराइल के ताउन से या इसराइल की मदद से कर सकता था, उन्होंने इस रीजन के अंदर फैलाई है। लेकिन जो अल्टीमेट नुकसान हुआ है वो इस जंग के नतीजे में जो आबी गुजरगाहें बंद हुई हैं, बिलखुसूस अपना होर्मुज़, उसकी वजह से जो दुनिया की मईशत, उसमें पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, अमेरिका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो लिहाजा ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ है कि जिसकी बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान जो है वो सीज़ फायर पर तैयार हुए। और अब सवाए इसके कि इस पूरे प्रोसेस को, कि जिसको 14 नुकात की शक्ल में एक मुफाहमती याददाश्त की शक्ल में जो है वो अब तैयार किया गया है और उसका एक दो मराहल जो है डिस्कशन के मुकम्मल हो गए हैं। अब ख्याल तो यही था कि शायद 11 तारीख को, यानी आज, पाकिस्तान की मेज़बानी में वो प्रोसेस शुरू होना था। लेकिन दरमियान में ये जो ईरान की तरफ से कुछ टैंकर्स पर हमले हुए, फिर अमेरिका ने उसका जवाब दिया और फिर एक कार्रवाई ऐसी हुई कि जिसका कोई ओनर नहीं मिल रहा, उसको ना इसराइल तस्लीम कर रहा है ना अमेरिका तस्लीम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर यकीनन इन मुज़ाकरात का कुछ टैफर होना वो एक मंतकी बात भी थी। और अब यकीनन जो स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसकी जो अगली मंजिल जो है वो 15 तारीख बताई जा रही है कि शायद उस पर मुज़ाकरात का अमल जो है वो दोबारा शुरू होना। तो ये टेक्निकल नौइयत के मुज़ाकरात मैं समझता हूँ इस पूरे यानी प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है जी। हाँ, राइट। अच्छा मंसूर सर, लेकिन अपनाए हुर्मुज़ जो है वो ऐसा लगता है कि उस हवाले से रेड लाइंस ड्रॉ कर ली हैं अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। आपको लगता है वहां पर जो है वो कोई हल जो है वो तलाश कर लिया जाएगा? देखिए जी, इस वक्त तो ईरान को खासतौर पे जो सपोर्ट मिली है ना जी, अपने रहबर आला के जनाजे के मौके पे दाखिली तौर पे और बैन अवी जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन जिस भी दर्जे की हुई है, खासतौर पे जो वो गल्फ कंट्रीज के जो माजी में उनका हदफ रहे हैं, तो उसके बाद ईरान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार दिखाई देता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या इंटेग्रिटी है उसको ज्यादा रीइंफोर्स करने की कोशिश किया है अपने हुर्मुज़ के हवाले से। हालांकि वो इस मुफाहमती याददाश्त में ये कमिट कर चुका है कि वो इन 60 दिनों के लिए इसे न तो किसी टैरिफ का सब्जेक्ट करेगा और ना ही इसको बंद करने की कोई ऐसी बात करेगा। इसमें फ्री शिपिंग जो है वो अलाउ करेगा। लेकिन उन्होंने बावजूद यानी उन मुल्कों का जानते बूझते हुए कि इन मुल्कों के टैंकर्स हैं कि जिनके उन पर बड़े एहसान भी हैं, और खासतौर पे इस पूरी जंग के दिनों में और इस मौके पर जो सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा कि ओवरली ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त इस कंट्रोल को लेने के लिए, उन्होंने अपने उस ओवर ऑब्सेशन का एक शिकार होते हुए वो टैंकर्स को हिट किया। तो आपने देखा कि उसके बाद एक पूरा मामला जो है वो दोबारा से, मतलब ऑल आउट वॉर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा एक पेज तय थी उसकी वायलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एक अहम इशू इस सारे मामले में ईरान और खलीज के ताल्लुकात का है। आप और वो ताल्लुकात हमने देखा जब सीज फायर एग्रीमेंट और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त आई, तो उसके बाद उसमें कुछ बेहतरी जो है वो आई थी। मुस्तकबिल में भी ईरान और खलीज के जो ताल्लुकात हैं, इनकी बेहतरी का इन्हिसार किन चीज़ों पर होगा? देखिए जी, मेन तो इस वक्त अपना हुर्मुज़ ही है। खासतौर पे दो ममालिक ऐसे हैं, बिलखुसूस एक कतर के जिसका तो यानी पूरा पैसेज ही उसकी गैस का भी और तेल का वो यही है। माजी में जो है वो यूएई भी डिपेंडेंट था, लेकिन उन्होंने अपनी एक फुजारा पाइपलाइन जो है वो एक्टिवेट करने के बारे में बात की। अगरचे वो मुतबादिल नहीं हो सकता आप नए हुर्मुज़ का। सऊदी अरब को भी अपनी जम्मू पोर्ट जो है वो एक मुतबादल दिखाई देती है, लेकिन जो बल्क यहाँ से गुजरता है और जितनी यानी उनकी एक लिहाज से
इनकम का जरिया ये रूट है, वो कोई और नहीं बन सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला चलाने के लिए उन्होंने एक मुतबादल जो है अपने अपने तलाश कर लिए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो गल्फ के अंदर आपको एक डिवाइड दिखाई देती थी माजी में, जो एक उस काउंसिल की सफ़ों में इंतशार जो देखने को मिला, अब उसकी डिवाइड आपको वाज़ेह नजर आती है। उसमें खासतौर पे 3 मुल्क जो है, यूएई, ओमान, कतर और सऊदी अरब, वो आपको एक कैंप में नजर आते हैं, जबकि बहरीन, कुवैत और जो यूएई है वो आपको एक दूसरे कैंप में नजर आते हैं। दोनों ममालिक खासतौर पे बहरीन और यूएई तो बिल्कुल आप कह लीजिए वो इसराइल की एक प्रॉक्सी के तौर पे इस वक्त खत्ते में काम कर रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक नरम रवैया जो है अगर इख्तियार करता है ईरान, खासतौर पे यूएई के साथ, तो लग ये रहा है कि शायद एक वर्किंग रिलेशनशिप, और इस नौयत का वर्किंग रिलेशनशिप के जिसको आप कह सकते हैं कि बकाए बाहमी के जो उसूल के मुताबिक वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने, और खासतौर पे इस वक्त मैं समझता हूँ इन ममालिक को वो कंसर्न दोबारा से लाहक हो गया है, जो ईरान के अंदर जो एक खास स्कूल ऑफ थॉट की हुकूमत कह लीजिए, वली अल फकीह का कॉन्सेप्ट या अदरवाइज, वो इस वक्त रीइंफोर्स हुआ है जितने बड़े पैमाने पे इस जनाजे के मौके पे। मैं समझता हूँ वो उनके लिए फिर से एक सुहाने रूप बन सकता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ शायद वो उस मसले की बुनियादों पे ईरान के साथ कोई सींग फंसाने के बजाय वो चाहेंगे कि उनको जो उनकी जो गुजरगाह की सिक्योरिटी है, जो सिक्योर पैसेज है, उसको इंश्योर किया जाए, ताकि कम से कम उनकी मईशत का पहिया है वो चलता रहे, और जो लॉन्ग टर्म प्लान उन्होंने अपने लिए चार्ट आउट कर रखे उसको किसी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। राइट। अच्छा मंसूर जाफर साहब, लेकिन जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है, तो क्या ये दबाव बढ़ाने के लिए है, या वाकई लगता है कि अब चीजें, वो जो सीज फायर या एग्रीमेंट था या मफाहमती यादाश्त थी, उससे अब आगे आ गई हैं? नहीं, यकीनन आपके इल्म है कि इस वक्त ये एक तरह एक बयानिए की जंग भी है, और खासतौर पे जैसे मैदान जंग के अंदर एक कर्रफर की कैफियत होती है कि दुश्मन को मैनूवर किया जाता है, कुछ ऐसे एडवांसेस किए जाते हैं कि जिससे अपना एक असर दिखाने की कोशिश। तो यहाँ पे जो मुज़ाकरात की मेज पर मैं समझता हूँ इस नौयत का रिहॉर्ट्रिक और बयानबाजी जो है वो भी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का एक जरिया बनती है। और खासतौर पे जिन 2 मुल्कों को इस पूरे कजिए के अंदर इंगेज किया गया है या इंगेज है, उन दोनों की दाखिली कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दाखिली तौर पे बड़े चैलेंजेस हैं, और इसी तरीके से खुद ईरानी हुकूमत या जो नेगोशिएशन टीम में मौजूद है ईरान की, उनकी अपनी दाखिली कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उन्होंने अपनी जो दाखिली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको खुश करने के लिए इस नौयत की एक हाई पिच जो है या अपने मुतालबात की सीलिंग जो है वो बड़ी बढ़ाना होती है, ताकि उन्हें दिखाई दे कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और हम इंशाल्लाह मुज़ाकरात की मेज पे फरीक मुखालिफ को पछाड़ देंगे या उसे कम ज्यादा से ज्यादा गिवन करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन मामलात उसी नहज पर चल रहे हैं जो मुमकिन हसूल है। लेकिन अगर अमेरिका ये समझता है कि वो ईरान को ऑल आउट अपने सामने झुका लेगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और इसी तरीके से अगर ईरान ये समझता है कि वो तमाम मुतालबात अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मंजूर करवा लेगा, दोनों को किसी न किसी तरीके से एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचना होगा। और उसके लिए जो रफ्तार तय की गई है, मैं समझता हूँ उससे अगर हटकर कोई काम करने की कोशिश की जाएगी तो नतीजा यही है कि फिर चीजें डेफर होंगी। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को खासतौर पर इसलिए जल्दी है, उनका नवंबर का इंतखाब भी करीब है, और साथ साथ जो इस वक्त दाखिली तौर पर उन्हें बहुत बड़ा अपने सियासी मुखालफिन की तरफ से क्रिटिसिज्म और चैलेंज मौजूद है, वो उसको ज्यादा देर सस्टेन न कर सके, और हो सकता है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो और वो उसी तारीख को दोहराए जो उन्होंने जून 2025 में और फरवरी 2026 में मिड मुज़ाकरात में ही कार्रवाई डाल के जो है सारा मामला जो है वो तलपट कर दिया। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे सारी सूरत हाल पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के साथ हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपए 64 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी की शरह एक बार फिर 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम लेवी में इस इजाफे के बायस अवाम पर माली बोझ मजीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि लेवी पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई कीमत पर
बराह रास्त असरअंदाज होती है। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया था। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई है। मिट्टी का जो तेल है वो 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा किया है। इससे पहले तेल की कीमतों में जो आलमी कीमतें थी उनमें नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत ने आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं दिया, बल्कि इसके बरक्स लेवी में मजीद इजाफा कर दिया था। जबकि आलमी मार्केट में कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे की कमी की थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। तवक्को थी कि जब कीमतें नीचे आएंगी तो ये महंगाई का जो तूफान है ये भी थमेगा, चीज़ें वापस जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उस सारे मामले को भी जो है वो ब्रेक लग गई है और ये जो तासुर है कि एक दफ़ा अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो फिर वापस नीचे आना मुश्किल होता है। ये किस हद तक दुरुस्त है और ये जो पेट्रोलियम लेवी का मामला है ये क्या है, इस वक्त किस तरह से हुकूमत इस मामले को हैंडल कर रही है। शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, पिछली दफ़ा भी पिछले हफ्ते भी इंतज़ार हो रहा था कि शायद कीमतें कम हों, लेकिन हुआ ये कि कीमतें जो है वो अब मजीद बढ़ा दी गई हैं। इस और मेन इशू जो है वो लेवी का ही है, तो क्या मंतक इसके पीछे हुकूमत की क्या है, क्या लॉजिक नजर आती है कि ये कीमतों में इस तरह से इजाफा क्यों करना पड़ा है? देखिए रहमान रज़ा साहब, पिछले हफ्ते भी हुकूमत ने जो आलमी मंडी में एक रिडक्शन आई थी पेट्रोल की प्राइस में, उसको पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर को, पूरा 2 रुपये की भी कमी नहीं की। हालांकि जो उस वक्त जो कमी थी वो 13 रुपये के करीब थी और उसमें इन्होंने कुछ 6 रुपये अपना टैक्स बढ़ा लिया और फिर कुछ फ्रेट का मार्जिन था उसको इन्होंने बढ़ा लिया। इस हफ्ते तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि इस हफ्ते जो तेल की कीमत है पेट्रोल की आलमी मंडी में वो कोई 74 पैसे फ़ी लीटर कम हुई है। तो बजाय इसको चले मेंटेन रखते 74 पैसे का जो रिलीफ है ना पास ऑन करते, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब 74 रुपये का से कम तो रिलीफ शायद पास ऑन करना नहीं चाहते, उनका 74 पैसे का क्या करना है। तो 74 पैसे का रिलीफ पास ऑन करने की बजाय उन्होंने जो टैक्स था पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की सूरत में, उसमें उन्होंने कुछ 10 रुपये के करीब इजाफा कर दिया और एक एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर इन्होंने कुछ 4 रुपये 29 पैसे फी लीटर उसमें ऐड कर दिया। अब पूरी मार्केट को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है पिछले काफ़ी अरसे से, उसमें कोई गिरावट नहीं हुई। तो उसके बावजूद ये 4 रुपये 29 पैसे फी लीटर इन्होंने जो PSO की एक एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट डाल दी है, इसकी कोई मंतक सामने नहीं आ रही समझ हमें। जहाँ तक डीजल की बात है तो डीजल की कीमत में आलमी मंडी में कोई 12 रुपये के करीब इजाफा हुआ था और कुछ इन्होंने हुकूमत ने जो कॉस्ट थी उसकी फ्रेट वाली उसमें 2 रुपये का इजाफा किया, तो मिला के कोई 14 रुपये फी लीटर के करीब डीजल की कीमत में इजाफा किया। तो डीजल की कीमत में जो इजाफा है वो जस्टिफाइबल है क्योंकि आलमी मंडी में कीमत ऊपर गई है। जो पेट्रोल की कीमत है वो उसकी मुझे कोई कम अज कम वजह नजर नहीं आ रही उसके इजाफा करने की। अच्छा, लेकिन कुछ जराए के हवाले से राइट को खबरें सामने आई कि वजीर आजम ने DG IMF से बात की थी, कोई गुंजाइश ली थी और गुंजाइश खत्म अब हो गई है, तो इसलिए जो है वो लेवी हुकूमत को बढ़ाना पड़ी। इसमें किस हद तक जो है वो हकीकत है या कोई ऐसा मामला है? देखिए, इन दिनों तो IMF के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही इन दिनों कोई जुलाई के महीने में कोई कंसेशन की बात हुई है। ये जो आप बात कर रहे हैं रिलीफ वाली, ये बिल्कुल हुआ था, ये गालिबन मई या जून में हुआ था, जब कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में बात 1 हफ्ते की हो गई, 2 हफ्तों की हो गई, तो इस तरह कुछ उन्होंने उस वक्त रिलीफ लिया था उस वक्त, और वो उस वक्त टारगेट भी जो था इनका वो मीट हो रहा था। अभी तो माली साल शुरू हुआ है और अभी से ही इन्होंने जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब रहमान रज़ा साहब, एक बात और, पिछले साल हम खुद कहते थे चलें इनका IMF के साथ मुआहदा है तो 80 रुपये फी लीटर तो इनको लेना है, तो वो जब ये 80 रुपये से ऊपर जाते थे तो हम उस पर एतराज़ करते थे, जब 80 रुपये या उससे नीचे रहता था हम कहते थे ठीक है मजबूरी है। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जी अभी माली साल शुरू हुआ नहीं है, IMF का रिव्यू है कोई नहीं, कलेक्शन अभी माली साल के स्टार्ट में होना शुरू हुई है पेट्रोलियम लेवी की, तो आपने यकदम से आपने 10 रुपये फी लीटर उठा के पेट्रोल के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया। और ये भी अब बात गलत है मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में,
कि ये पेट्रोलियम लेवी आप अनलिमिटेड लगाते जाएं। पेट्रोलियम लेवी रहमान रजा साहब ऑल्टरनेट है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स का जो कंजम्पशन का स्टैंडर्ड रेट है वो है 18%। तो हुकूमत सेल्स टैक्स इसलिए नहीं लगाती कि उसका आधे से ज्यादा सूबों को चला जाता है, तो उसके ऑल्टरनेट ये लेवी लगाई थी। तो अगर लेवी भी हुकूमत ने अब चार्ज करनी है तो वो फिर ये नहीं हो सकता कि 100 रुपया 80 रुपया फी लीटर लेंगे, फिर हुकूमत जो लेवी ले वो 18% GST की जो वैल्यू बनती है उसके बराबर है, जो कि 40-41 रुपए फी लीटर बनती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो कंजम्पशन टैक्स है तो ये तो 40 रुपए फी लीटर ये ज्यादा लेवी ले रहे हैं आवाम से पेट्रोल के ऊपर, और 30 रुपए फी लीटर या 35 रुपए फी लीटर ये उससे ज्यादा ले रहे हैं डीजल के ऊपर। तो ये एक इनका जो है डिसीजन ये ठीक नहीं है, इसको मेरे ख्याल वज़ीर साहब को इसको रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन शहबाज, पेट्रोलियम लेवी के साथ हवाले से हमारी IMF के साथ जो है वो कमिटमेंट जो है वो क्या है, और क्या हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात हैं? इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किस हद तक जो है वो लेवी बढ़ाई जा सकती है, लगाई जा सकती है? देखिए, हमारी जो पार्लियामान है ना, ये अपना जो काम है इफेक्टिवली नहीं कर रही। इस वक्त जो कानून है जिसके तहत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाती है उसमें कभी कोई अपर कैप होती थी, कभी 10 रुपए फी लीटर होती थी, कभी 30 रुपए फी लीटर होती थी, कभी 50 रुपए, फिर 80 रुपए पे भी चलेगी कैप। तो ये अब तो हुकूमत ने अपर कैप ही खत्म करवा ली है पार्लियामेंट से। मतलब ये कैसी जो टैक्सेशन हो रही है आवाम की, आवाम के नुमाइंदगान उनको पता ही नहीं है, हुकूमत नोटिफिकेशन से टैक्सेशन किए जा रही है। और पिछले दिनों आपको याद होगा, बल्कि कल ही जो एक रूलिंग आई है पंजाब असेंबली के स्पीकर की ज़राअत के हवाले से, जो टैक्स है कि थ्रू नोटिफिकेशन ज़राअत के जो रेट्स थे वो इसको इंटीमेट करना था, नोटिफाई करना था पंजाब असेंबली को। तो पंजाब असेंबली ने उसको नोटिफाई नहीं किया एज पर लॉ। तो स्पीकर साहब ने कहा जी आप टैक्स नहीं ले सकते नए रेट्स के ऊपर, क्योंकि आपने पंजाब असेंबली को बताया नहीं है। और यहाँ पे हर हफ्ते हुकूमत खामोशी से जो है वो टैक्स बढ़ाई जा रही है और पार्लियामेंट को पता भी नहीं है। एक तो ये लॉ में तब्दीली एसेंशियल है, ये जो राइट टू टैक्स है ना, ये पार्लियामेंट अपने हाथ में वापस ले, ये जो अनलिमिटेड पावर दी हुई गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबली नहीं इस्तेमाल कर रही। दूसरी चीज ये कि अगर IMF के अहदाफ की भी बात करें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो IMF से ये टारगेट्स किसने नेगोशिएट किए? वो तो रहमान रजा साहब ने, मैंने या किसी और ने तो नहीं किए, वो तो हुकूमत ने किए। तो क्या हुकूमत को नहीं पता आवाम का इस वक्त महंगाई से कुछ उम्र निकला हुआ है? कि हुकूमत को नहीं पता है कि 6 माह से क्या हालत हुई है, लोगों की महंगाई किधर जा रही है, बेरोजगारी किधर जा रही है? तो उसके बावजूद अगर आप 1700 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का हदफ रखेंगे और उसके पीछे आप पेट्रोलियम लेवी के रेट्स बढ़ाते जाएंगे उसको हासिल करने के लिए, तो ये तो हमारा कसूर तो नहीं है, आवाम का कसूर तो नहीं है। तो अगर IMF के साथ बुरा नेगोशिएट किया तो हुकूमत ने किया है, अगर हुकूमत टैक्सेस बढ़ा रही है तो ये भी उसकी गलती। आलमी मंडी में आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी, पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि जैसे ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू होंगी, हम तेल की कीमतें पाकिस्तान में भी कम करना शुरू कर देंगे। वहां से तेल की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं, यहाँ से उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा था कि पाई पाई जो है वो लौटाएंगे। लेकिन अब ये जो हफ्तावार सेटअप है कीमतों का, ये इसी तरह से जो है वो चलेगा या इसमें कोई तब्दीली का इम्कान भी है? जो अभी तक तो अभी इसके ऊपर टाइम टू टाइम समरीज कैबिनेट में जाती रही। जो लेटेस्ट समरी कैबिनेट में गई थी उसमें कुछ चेंजेस थी फार्मूला के अंदर, लेकिन ये जो टाइमिंग वाली बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अभी उन्होंने वीकली ही रखी है। इसका एक बड़ा फैक्टर तो ये था ना कि आलमी मंडी में जिस तरीके से एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ रहे थे, तो उतना उसके लिए अगर 15 दिन का आप इंतजार करें तो वो फिर काफी ज्यादा एक आवाम के लिए बोझ पड़ना था। जैसे अब इन्होंने 13 रुपए बढ़ाई है कीमत, हो सकता है इनको 25 रुपए बढ़ानी पड़ जाती तो वो फिर उस पर ज्यादा शोर पड़ता, तो इसलिए ये वीकली पे गए। तो लगता है यही है कि ये वीकली अरेंजमेंट जाएगा। जो इसका एंड ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर भी इशारा करते हैं कि आप हुकूमत इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दे, अपने जो टैक्सेस उसने फिक्स करने हैं वो कर दे, और जो कीमत है वो आलमी मंडी के ऊपर छोड़ दे, चाहे वो डेली चेंज हो। तो अल्टीमेट तो ऑब्जेक्टिव तो ये डीरेगुलेशन वाला, लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ उस तरफ नहीं जा रहे, अभी तक वीकली ही इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव लग रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाक फौज FC बलोचिस्तान और बलोचिस्तान पुलिस की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जो है वो बदस्तूर जारी है। 24 घंटों में जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मजीद 16 खारजियों को हलाक किया गया है।
5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 102 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और दूर दराज रास्तों में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन कार्रवाइयों पर पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जो है वो खाक में मिला दिया है। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं और इनका खात्मा नागुज़ीर है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।